हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमीश मिश्रा है और आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षा में सीखने के संकट को दूर कर विद्यालय शिक्षा को सरल, सुलभ, रोचक बनाने का प्रयास आदर्श विद्या मंदिर पटना का यूट्यूब वीडियो। और आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 क्लास 10th का भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले स्टूडेंट्स, यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी ताज़ा अपडेट रहें वो आपको मिलते रहें। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पे कुछ याद रखने योग्य बातें हैं, उसे हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। तो इसमें सबसे पहले है आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि क्या है? ऐसा क्रियाकलाप जिनको करके जीवन यापन के लिए आय की प्राप्ति की जाती है, यानी जीवन यापन हेतु जिस प्रकार की क्रियाकलाप की जाती है उसे आर्थिक गतिविधि कहते हैं। जैसे होता है ना, हम सब अपने जीवन यापन हेतु कुछ न कुछ कार्य करते हैं। उस कार्य के तहत हम लोगों को क्या होता है, आय मिलता है, अर्थात पैसे मिलते हैं और उन पैसों से हम अपने जीवन यापन के लिए, यानी हमारे दैनिक जीवन में होने वाले जो भी कार्य हैं उस कार्य को हम संपन्न करते हैं। तो इसे हम आर्थिक गतिविधि कहते हैं। दूसरा है प्राथमिक क्षेत्रक। प्राथमिक क्षेत्रक क्या है? वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग कर वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, इसे कृषि व सहायक क्षेत्र भी कहा जाता है। अर्थात प्राथमिक क्षेत्र को एक और दूसरे नाम से हम कृषि क्षेत्र और सहायक क्षेत्र भी कह सकते हैं। यानी प्राथमिक क्षेत्र में क्या होता है कि जिसमें प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वस्तु का उत्पादन किया जाता है, ऐसे क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र का एक और नाम है कृषि क्षेत्र व सहायक क्षेत्र। तीसरा पॉइंट है द्वितीयक क्षेत्रक। द्वितीयक क्षेत्रक वह क्षेत्र है जिसमें उद्यम प्राथमिक उद्योगों से प्राप्त वस्तुओं को दूसरे अंतिम प्रकार में परिवर्तित किया जाता है, इसे औद्योगिक क्षेत्रक कहते हैं। यानी द्वितीयक क्षेत्रक को हम लोग औद्योगिक क्षेत्रक भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि प्राथमिक उद्योग से जो वस्तु प्राप्त की जाती है उसको दूसरे तरीके से परिवर्तित करके और फिर जब इसे नवनिर्माण किया जाता है, तो जिस क्षेत्र के तहत हम इसे नवनिर्माण करते हैं, परिवर्तित करते हैं, उस क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है। जैसा कि आप जानते होंगे कि उद्योग में भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनती है और वो वस्तु कहाँ से बनती है, तो पहले जो कच्चा माल होता है वो लाया जाता है और उस कच्चे माल को दूसरे वस्तुओं में परिवर्तित करके अंतिम प्रकार उसका रूप दिया जाता है, जिसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। चौथा पॉइंट है तृतीयक क्षेत्रक। तृतीयक क्षेत्रक को सेवा क्षेत्रक भी कहते हैं। यानी तृतीयक क्षेत्रक में प्राथमिक और द्वितीयक क्षेत्रक के लिए उत्पादन सहायक गतिविधियों में सहायता करता है, इसे तृतीयक क्षेत्रक कहते हैं और इसे सेवा क्षेत्रक के नाम से भी जाना जाता है। सेवा क्षेत्रक की अगर हम बात करें तो तरह तरह से लोग जो हैं वो क्या करते हैं, एक दूसरे की सेवा करते हैं, यानी इस क्षेत्र के अंतर्गत। सेवा क्षेत्रक में उत्पादन सहायक गतिविधियों के अतिरिक्त अन्य सेवाएं भी हो सकती है। यानी ऐसा नहीं है कि सेवा क्षेत्रक में केवल उत्पादन होगा, उत्पादन के अलावे और भी बहुत सारी ऐसी सेवाएं होती है, जैसे डॉक्टर, वकील आदि की सेवा, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर विकसित करना इत्यादि, या इसमें हम शिक्षक को भी ले आ सकते हैं। तो ये सब ऐसा क्षेत्रक होता है जो सेवा क्षेत्रक कहलाता है, यानी इनमें एक प्रकार की सेवा दी जाती है। इसके बाद है सार्वजनिक क्षेत्र। तो नाम ही से पता है सार्वजनिक क्षेत्र अर्थात जिसमें अधिकांश परिसंपत्तियों पर सरकार का स्वामित्व होता है और सरकार ही सभी सेवाएं उपलब्ध कराती है। यानी ऐसे क्षेत्र को हम लोग सार्वजनिक क्षेत्र कहते हैं। इसमें जो अधिकांश परिसंपत्ति होता है उस पर सरकार का स्वामित्व होता है, सरकार का अधिकार होता है और सरकार ही सेवा मुहैया कराती है, सेवा उपलब्ध कराती है। इसीलिए ऐसे क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र कहा जाता है।
7वां पॉइंट है निजी क्षेत्र। निजी क्षेत्र वह क्षेत्र है जिसमें परिसंपत्तियों का स्वामित्व और सेवाओं का वितरण कोई एक व्यक्ति या कंपनी के हाथों में होता है। जाहिर सी बात है, आप नाम से समझ सकते हैं निजी क्षेत्र होगा यानी निजी होगा, अर्थात इसका जो स्वामित्व होगा वो कोई एक व्यक्ति या किसी एक कंपनी के हाथों में होता है और वही उस कंपनी का क्या करता है, स्वामित्व होता है और उस कंपनी को चलाता है। इसके बाद 8वां पॉइंट है सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद वह है किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। याद होगा आपको, मैंने कल पिछले वीडियो में बताया था जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद। वही है कि किसी विशेष वर्ष में प्रत्येक क्षेत्रक द्वारा उत्पादित अंतिम वस्तुओं व सेवाओं का मूल्य उस वर्ष में क्षेत्रक के कुल उत्पादन की जानकारी प्रदान करता है। 9वां पॉइंट है भारत में पिछले 40 वर्षों में सबसे अधिक वृद्धि तृतीयक क्षेत्रक में हुई है, यानी प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीय क्षेत्रक और तृतीय क्षेत्रक में। तो विगत 40 वर्षों में भारत में सबसे अधिक वृद्धि यदि कोई क्षेत्र में हुई है तो वह क्षेत्र है तृतीयक क्षेत्रक। 10वां पॉइंट है इस तीव्र वृद्धि के कारण है, यानी इस तीव्र वृद्धि के कई कारण हैं। इतना जो परिवर्तन हो रहा है इसका कई कारण है। सेवाओं का समुचित प्रबंधन, परिवहन, भंडारण की अच्छी सुविधाएं, व्यापार का अधिक विकास, शिक्षा की उपलब्धता, यानी ये सभी के कारण जो है लगातार तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। कृषि क्षेत्र में 11वां पॉइंट हमारा है कृषि क्षेत्र में अल्प बेरोजगारी की समस्या अधिक है, अर्थात यदि हम कुछ लोगों को कृषि के क्षेत्र से हटा भी दें तो उत्पादन में कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। 12वां पॉइंट है इसे प्रच्छन्न या छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं, यानी यदि अल्प बेरोजगारी है तो उसे हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी भी कह सकते हैं या प्रच्छन्न बेरोजगारी भी कह सकते हैं। 13वां पॉइंट है शिक्षित बेरोजगार। जब शिक्षित प्रशिक्षित व्यक्तियों को उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिलता है तो वो शिक्षित बेरोजगार कहलाते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि जब कोई व्यक्ति जितना पढ़ा लिखा है, जितना शिक्षित है, उसके शिक्षित अर्थात उसके योग्यता के आधार पे यदि उसे नौकरी नहीं मिलती है, उसे रोजगार नहीं मिलता है तो वह व्यक्ति शिक्षित बेरोजगार के अंतर्गत आता है। 14 पॉइंट है कुशल श्रमिक। जिसने किसी कार्य के लिए उचित प्रशिक्षण प्राप्त किया जाता है वो कुशल श्रमिक कहलाता है। जबकि अकुशल श्रमिक क्या होगा, जिन्होंने कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किया है उसे अकुशल श्रमिक कहते हैं। अर्थात यदि कोई कार्य करने के लिए कोई उचित प्रशिक्षण प्राप्त किए हैं तो वो कुशल श्रमिक कहलाएंगे, और यदि कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार का कोई प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किए हैं तो वो अकुशल श्रमिक के अंतर्गत आएंगे। पॉइंट नंबर 15 है संगठित क्षेत्रक। वे उद्यम या कार्य आते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित होती है। ये सरकार द्वारा पंजीकृत होते हैं तथा निर्धारित नियमों व विनियमों का पालन करते हैं। यानी संगठित क्षेत्र के अंतर्गत जो भी उद्यम या कार्य आते हैं जहां रोजगार की अवधि निश्चित होती है, वहां पे जो कंपनी होता है वो पंजीकृत होता है, यानी सरकार से मान्यता प्राप्त होता है। और यही कारण है कि इस प्रकार के क्षेत्र को हम लोग संगठित क्षेत्र कहते हैं, और सरकार के द्वारा जो भी नियम होते हैं उस नियमों का अनुपालन किया जाता है। इसके बाद 16 नंबर में है असंगठित क्षेत्रक। छोटी छोटी और बिखरी हुई इकाइयाँ जो अधिकांशतः सरकारी नियंत्रण से बाहर रहती है, यानी हम कह सकते हैं कि छोटी छोटी और बिखरी हुई कुछ इकाइयाँ हैं जो अधिकांशतः
सरकारी नियंत्रण से बाहर रहती है और इससे निर्मित होती है, यहाँ प्रायः सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता है और ऐसे क्षेत्र को हम लोग असंगठित क्षेत्र कहते हैं। यानी संगठित क्षेत्र में सरकारी नियमों का पालन होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में सरकारी नियमों का पालन नहीं किया जाता है और इसमें छोटी छोटी बिखरी बिखरी इकाइयाँ होती है। यानी कुछ कुछ कंपनियाँ ऐसी होती है जो सरकार के नियंत्रण से बाहर होती है, जो सरकार के नियमों का पालन न करके अवैध तरीके से कार्य करती है। इसे हम लोग असंगठित क्षेत्र कहते हैं। जाहिर सी बात है, सरकार के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अवैध तरीके से कार्य किया जा रहा है। पॉइंट नंबर 17 है दोहरी गणना की समस्या। ये समस्या तब उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादनों के उत्पादन मूल्य को जोड़ा जाता है। यानी दोहरी गणना कब होती है? जब समस्या उत्पन्न होती है जब राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सभी उत्पादों के उत्पादन का मूल्य जोड़ा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें कच्चे माल का मूल्य भी जुड़ा रहता है। अतः समाधान के लिए केवल अंतिम उत्पाद के मूल्य की गणना की जानी चाहिए। यानी इसका समाधान क्या है? जो अंतिम उत्पाद हुआ है केवल उसी मूल्य की अगर गणना करें तो ऐसी समस्या नहीं आएगी, दोहरी गणना की समस्या नहीं आएगी। पॉइंट नंबर 18 है असंगठित क्षेत्रक। असंगठित क्षेत्रक है भूमिहीन किसान, अर्थात वैसे किसान पॉइंट नंबर 18 है असंगठित क्षेत्रक। भूमिहीन किसान यानी ऐसे किसान जिसके पास जमीन न हो, कृषि श्रमिक, छोटे व सीमांत किसान, काश्तकार, बटाईदार, शिल्पी इत्यादि, ये सब असंगठित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिक, निर्माण श्रमिक, व्यापार व परिवहन में कार्यरत, कबाड़ व बोझा ढोने वाले लोगों का संरक्षण की आवश्यकता होती है। यानी ये सभी लोगों के संरक्षण की आवश्यकता होती है, जिसमें भूमिहीन किसान, कृषि श्रमिक, छोटे व सीमांत किसान, काश्तकार, बटाईदार, शिल्पी इत्यादि, शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक श्रमिक, निर्माण श्रमिक, व्यापार व परिवहन में कार्यरत, कबाड़ व बोझा ढोने वाले लोगों को संरक्षण की आवश्यकता होती है। पॉइंट नंबर 19 है ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। ये क्या है? ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में अक्सर इस पे सवाल आता है। केंद्रीय सरकार ने भारत के 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने का एक कानून बनाया है। यानी केंद्र सरकार ने भारत में 200 जिलों में काम का अधिकार लागू करने का एक कानून बनाया है, जिसे ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 कहा जाता है। पॉइंट नंबर 20 है काम का अधिकार। सक्षम व जरूरतमंद बेरोजगार ग्रामीण लोगों को प्रत्येक वर्ष 100 दिन के रोजगार की गारंटी सरकार के द्वारा दी जाती है। असफल रहने पर बेरोजगारी भत्ता भी दी जाती है। यानी यदि 100 दिन के रोजगार की गारंटी नहीं मिली है तो सरकार के द्वारा बेरोजगारी भत्ता भी दी जाती है। इसे हम लोग काम का अधिकार कहते हैं। यानी काम का अधिकार के अंतर्गत क्या हो जाएगा कि जो भी सक्षम व ज़रूरतमंद बेरोजगार हैं ग्रामीण लोगों को प्रत्येक वर्ष यानी साल में 100 दिन के रोजगार की गारंटी सरकार के द्वारा दी जाती है। यदि सरकार 100 दिन तक रोजगार नहीं दे पाती है तो वो बेरोजगारी भत्ता के रूप में भी लोगों को देती है। ये था हमारा कुछ याद करने योग्य बातें। अब हम लोग शुरू करते हैं जो परीक्षा में कुछ कुछ प्रश्न आते हैं, जैसे 1 अंक वाले प्रश्न और 3 या 5 अंक वाले प्रश्न। तो 1 अंक वाले प्रश्न कुछ आपके इस प्रकार से आप देख सकते हो, इस तरह का जो है प्रश्न आपका पूछा जाता है 1 अंक वाला प्रश्न में। और इसी के साथ ये नीचे में आप देख सकते हो यहाँ पे 3 और 5 अंक वाले प्रश्न हैं। यानी इस तरह के प्रश्न आपको इस चैप्टर से पूछ सकते हैं, जो आप ये देख सकते हो। यहाँ पे एक एक करके मैं सभी प्रश्नों को बताऊंगा, सभी का उत्तर बताऊंगा आप लोगों को। तो इस तरह से आप देख सकते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, सेवा क्षेत्रक में शामिल गतिविधियों के 2 उदाहरण दीजिए। तो सेवा क्षेत्रक में शामिल गतिविधि के 2 उदाहरण, एक है परिवहन, दूसरा है संचार व बैंकिंग। दूसरा प्रश्न है, अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों जाती है।
यानी अर्थव्यवस्था में प्रत्येक क्षेत्र के अंतिम उत्पाद की ही गणना क्यों की जाती है? दोहरा गणना की समस्या, इससे बचने के लिए, यानी दोहरे गणने की समस्या से बचने के लिए जो है ऐसा किया जाता है। तीसरा प्रश्न है, सार्वजनिक व निजी क्षेत्र को किस आधार पर वर्गीकृत किया गया है? तो सार्वजनिक व निजी क्षेत्र को उद्यमों के स्वामित्व के आधार पर अलग किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। चौथा प्रश्न है, रोजगार सृजन में किस क्षेत्र का भारत में प्रथम स्थान है? तो इसका उत्तर है प्राथमिक क्षेत्र का, यानी भारत में अधिकतर लोग जो हैं वो प्राथमिक क्षेत्र पे निर्भर हैं। पांचवा प्रश्न है, संगठित क्षेत्र की 2 विशेषताएं बताएं। संगठित क्षेत्र में इसकी विशेषता यह है कि यहाँ पे उद्यम और कार्य निश्चित होता है, यानी कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये हो गया, संगठित क्षेत्र जो है सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त होता है, यानी पंजीकृत होता है। यही कारण है कि यहाँ पे रोजगार की जो है वो गारंटी रहती है, कार्य निश्चित रहता है, यही इसकी विशेषता है। अगला प्रश्न है हमारा, रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? तो रोजगार गारंटी अधिनियम वर्ष 2005 में लागू किया गया। छठा प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, आर्थिक गतिविधियां जो तृतीयक क्षेत्र में नहीं आती का एक उदाहरण दीजिए। मधुमक्खी पालन जो है यह तृतीयक क्षेत्र में नहीं आता है। आठवां प्रश्न है, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार का मुख्य उद्देश्य सामाजिक कल्याण व सुरक्षा प्रदान करना होता है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 9। इसमें कह रहा है कि टिस्को जैसी कंपनी में कौन सा एक्ट लागू नहीं होगा? राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी इसमें रोजगार गारंटी का जो नियम है वो लागू नहीं होगा। 10वां प्रश्न है, प्रच्छन्न बेरोजगारी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो प्रच्छन्न बेरोजगारी को अल्प बेरोजगारी के नाम से भी जाना जाता है, या इसे हम लोग छिपी हुई बेरोजगारी भी कहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि अल्प बेरोजगारी किसे कहते हैं? तो जब कम समय के लिए जब काम मिले और कुछ दिनों के लिए ही काम मिले, तो इसमें क्या होता है कि काफ़ी कम समय के लिए जो है लोग खाली बैठते हैं, इसीलिए ऐसे को हम लोग अल्प बेरोजगारी कहते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, भारत में सेवा क्षेत्र की क्या विशेषता है? तो भारत में सेवा क्षेत्र की विशेषता, प्रश्न संख्या 11 है, भारत में सेवा क्षेत्र की क्या विशेषता है? तो भारत में सेवा क्षेत्र की विशेषता है सकल घरेलू उत्पाद में सर्वाधिक हिस्सेदारी। और प्रश्न संख्या 12 है, वेतन छुट्टी का प्रावधान किस क्षेत्र में किया जाता है? तो वेतन छुट्टी का प्रावधान संगठित क्षेत्र में किया जाता है, जहाँ पे छुट्टी की सीमा जो है निश्चित होती है, यानी संगठित क्षेत्र में जो छुट्टियों की संख्या होती है, अवकाश होता है, वो निश्चित होता है, ठीक है, जबकि निजी क्षेत्र में ऐसा नहीं होता है। अब है 3 और 5 अंक वाले प्रश्न। इसमें कह रहा है सार्वजनिक व निजी क्षेत्र में क्या अंतर है? तो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र में अंतर है, इस तरह से आप एग्जाम में पॉइंट वाइज पॉइंट देंगे आंसर, तो ज़्यादा मार्क्स आने की संभावना यानी मार्क्स कटने की उम्मीद कम होती है। तो सार्वजनिक क्षेत्र में है परिसंपत्तियों पर सरकार का नियंत्रण, सभी सेवाएं सरकार उपलब्ध कराती है, इसका उद्देश्य अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है, रोजगार सुरक्षा दी जाती है, स्वैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं दी जाती है। जबकि निजी क्षेत्र की अगर हम बात करें तो इसमें परिसंपत्तियों पर निजी स्वामित्व होता है, यानी किसी एक व्यक्ति या किसी एक कंपनी का ही स्वामित्व होता है, जो किसी एक व्यक्ति द्वारा या कंपनी के द्वारा चलाया जाता है। सारी चीज़ें एक व्यक्ति या कंपनी ही उपलब्ध कराती है, अधिकतम लाभ कमाना कंपनी का उद्देश्य होता है, रोजगार व श्रमिक असुरक्षित होते हैं, यानी यहाँ कब तक काम है कब तक नहीं है इसका कोई निश्चितता नहीं है, कभी भी जो है लोग यहाँ पे बेरोजगार हो सकते हैं, इसीलिए असुरक्षित यहाँ पर रोजगार रहता है। और
सवैतनिक छुट्टी व अन्य सेवाएं सामान्यतः नहीं दी जाती है, अर्थात निजी क्षेत्र में अगर हम छुट्टियों की बात करें तो निजी क्षेत्र में बहुत कम छुट्टियां होती है। दूसरा पॉइंट है, यानी दूसरा क्वेश्चन है हमारा, असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयों का वर्णन कीजिए। तो असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली कठिनाइयां जो है वह कुछ इस प्रकार से है। इस तरह से आप पॉइंट बाय पॉइंट करके आंसर देंगे तो परीक्षा में क्या होता है, कॉपी चेक करने वाले जो शिक्षक होते हैं उनको थोड़ा अच्छा लगता है, उनको लगता है कि बच्चा जो है अच्छे से पढ़ा है। तो इसमें है, यह क्षेत्रक सरकारी नियमों व विनियमों को नहीं मानता है, न्यूनतम वेतन मिलता है, रोजगार की अवधि व कार्य समय सीमा निश्चित नहीं होती है, किसी प्रकार की छुट्टी या लाभ का प्रावधान नहीं होता है, निश्चित कार्य क्षेत्र व अच्छी सेवाएं उपलब्ध नहीं होती है। यानी ये था आपको असंगठित क्षेत्र में मजदूरों के सामने आने वाली जो समस्याएं हैं, जो कठिनाई है, उन कठिनाइयों के बारे में। तीसरा प्रश्न है, संगठित व असंगठित क्षेत्रों में रोजगार की परिस्थितियों में क्या अंतर पाया जाता है। तो इस तरह से आप इसको भी पॉइंट बाय पॉइंट में देंगे। तो दो तरह से हम लोग इसको बांट देंगे, एक तरफ संगठित क्षेत्र, दूसरी तरफ असंगठित क्षेत्र लिख देंगे। तो संगठित क्षेत्र में है अधिक वेतन प्राप्ति, जबकि असंगठित क्षेत्र में कम वेतन प्राप्ति। संगठित क्षेत्र में नौकरी सुरक्षित होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में नौकरी सुरक्षित नहीं रहता है। संगठित क्षेत्र में कार्य की स्थिति अच्छी होती है, जबकि असंगठित क्षेत्र में कार्य की स्थिति निम्न स्तरीय होती है। संगठित क्षेत्र में कर्मचारी योजनाओं का लाभ होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में कर्मचारी योजनाओं का लाभ नहीं होता है। संगठित क्षेत्र में कार्य अवधि निश्चित होता है, जबकि असंगठित क्षेत्र में कोई निश्चित कार्य अवधि नहीं होता है। यानी संगठित क्षेत्र में कार्य निश्चित होता है, 8 घंटा या 10 घंटा हम काम कर सकते हैं, जबकि जो असंगठित क्षेत्र होते हैं इसमें कार्य अवधि निश्चित नहीं होती है, इसमें अधिक से अधिक लोगों को कार्य करना पड़ता है, यानी अधिक समय तक लोगों को कार्य करना पड़ता है। इसके बाद हमारा है प्रश्न संख्या 4, राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम के 3 प्रावधान बताएं। तो राष्ट्रीय रोजगार अधिनियम के 3 प्रावधान हैं। पहला, राष्ट्रीय गारंटी योजना के अंतर्गत 100 दिनों के रोजगार की गारंटी। दूसरा है रोजगार न मिलने या कम मिलने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाना। तीसरा है अपने गांव या आसपास के क्षेत्र में ही कार्यस्थल होना। यानी जब राष्ट्रीय रोजगार अंतर्गत होता है, इसके तहत जब रोजगार मिलती है तो इसमें 100 दिनों का कार्य जो है वो फिक्स होता है। रोजगार यदि नहीं मिल रहा है तो उसके बदले बेरोजगारी भत्ता दी जाती है। और इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि जिस क्षेत्र से लोग बिलोंग करते हैं, यानी जिस क्षेत्र के निवासी होते हैं, अर्थात अपने गांव के आसपास के क्षेत्र में ही उनको काम दिया जाता है। 5वां प्रश्न है, यद्यपि आर्थिक गतिविधियों को प्राथमिक, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, लेकिन वे परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं, इस कथन को स्पष्ट कीजिए। यह कथन पूर्णतः सत्य है। पूर्णतः सत्य है क्योंकि प्राथमिक क्षेत्र को उत्पादन बढ़ाने व वितरण के लिए नई तकनीकों का परिवहन की आवश्यकता होती है। दूसरा है विनिर्माण उद्योगों के लिए कच्चा माल प्राथमिक क्षेत्र से ही प्राप्त होता है। तीसरा पॉइंट है प्राथमिक व द्वितीयक क्षेत्र की सहायता से ही सेवा क्षेत्र में नए नए रोजगार के अवसर प्राप्त होते हैं, जैसे भंडारण, बैंकिंग, यातायात का साधन। और चौथा पॉइंट है तीनों क्षेत्र परस्पर निर्भर होते हैं, किसी एक की भी अनुपस्थिति व अन्य दोनों से नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। यानी तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर करते हैं, और यदि तीनों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक में से कोई एक क्षेत्र की अनुपस्थिति होगी तो बाकी क्षेत्रों पे प्रभाव पड़ेगा। छठा प्रश्न है, शहरी क्षेत्रों में रोजगार पैदा करने की कोई 3 विधियां समझाएं। तो शहरी क्षेत्र में रोजगार उत्पन्न करने की 3 विधियां हैं। इसको आप पॉइंट बाय पॉइंट लिख सकते हैं, 3 से कह रहा है तो 3 विधियों के बारे में भी आप समझा सकते हैं। जैसे क्षेत्रीय शिल्प उद्योग व सेवाओं को प्रोत्साहन देना, पर्यटन उद्योग को प्रोत्साहन देना, अनावश्यक सरकारी नीतियां व नियमों में परिवर्तन करना, मूलभूत सुविधाएं, तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देना, आसान शर्तों पर ऋण अर्थात सहायता, आर्थिक सहायता प्रदान करना। 7वां क्वेश्चन है, तेजी से बढ़ती जनसंख्या किस प्रकार बेरोजगारी को प्रभावित करती है।
तो तेज़ी से बढ़ती जनसंख्या जो है वो मुख्यतः कई तरह से बेरोजगारी को प्रभावित करती है। रोजगार के अवसर जनसंख्या के अनुपात से नहीं बढ़ते हैं, यानी जितनी तेज़ी से जनसंख्या बढ़ती है उतनी तेज़ी से रोजगार के अवसर नहीं बढ़ते हैं। कृषि व शहरी क्षेत्रों में प्रच्छन्न बेरोजगारी बढ़ जाती है। संसाधनों पर बोझ बढ़ जाता है। अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने से रोजगार से प्राप्त आय निम्न स्तर पर जाती है और वस्तुओं व सेवाओं की कीमत भी बढ़ जाती है और उपलब्धता कम हो जाती है। यानी जनसंख्या बढ़ने से ये सब होता है, रोजगार के अवसर जो हैं वो उस अनुपात में नहीं बढ़ पाते हैं। कृषि व शहरी क्षेत्रों में अल्प बेरोजगारी बढ़ जाती है। संसाधनों पर बोझ बढ़ जाता है। अधिक व्यक्ति उपलब्ध होने से रोजगार से प्राप्त जो आय होते हैं वो कम हो जाते हैं, यानी लोग मजबूर हो जाते हैं कम पैसे पे ही काम करने के लिए। और वस्तुओं की सेवाओं की जो कीमत होती है उसमें भी बढ़ोतरी होती है और बढ़ोतरी के साथ साथ उसकी उपलब्धता भी कम हो जाती है। 8वां प्रश्न है कि आप एक संगठित क्षेत्र के कर्मचारी हैं, असंगठित क्षेत्र के किसी कर्मचारी की अपेक्षा आपको कौन से लाभ प्राप्त होंगे? तो इसमें अपना विचार बताना है। तो जैसे आप कह सकते हैं कि काम के निश्चित घंटे होंगे, निश्चित समय से अधिक काम करने के पर अतिरिक्त आय प्राप्त होगा, यानी काम करने की जो समय अवधि होगी वो निश्चित होगी और यदि समय अवधि से अधिक काम आप करवा रहे हैं या कर रहे हैं तो क्या होगा, उसके बदले में अतिरिक्त आय की प्राप्ति होनी चाहिए। चिकित्सा सुविधाएं और पेंशन सुविधाएं मिलनी चाहिए। वेतन, अवकाश, भविष्य निधि का सेवानुदान मिलना चाहिए। कार्यस्थल पर उचित वातावरण और न्यूनतम सुविधाओं की प्राप्ति होनी चाहिए और अनुचित शोषण नहीं होना चाहिए। यानी जो निजी क्षेत्र, निजी कंपनी के द्वारा जो शोषण किया जाता है उनके कर्मचारियों पे, तो इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। और 9वां प्रश्न है हमारा कि व्याख्या कीजिए कि किस प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हाँ, सार्वजनिक क्षेत्र जो है वो कहीं न कहीं एक अहम भूमिका निभाता है, तो इसी के बारे में व्याख्या करना है। तो इसमें ढांचागत सुविधाएं, कृषि व उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है। लोगों को सुविधाएं न्यूनतम मूल्य पर उपलब्ध कराई जाती है। आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन व विक्रय में सरकारी सहायता व अनुदान दिया जाता है। चौथा है अधिकतम सामाजिक कल्याण का उद्देश्य रखकर योजनाएं बनाई जाती है। श्रमिकों को अच्छी कार्य सुविधाएं, वेतन आदि प्रदान किया जाता है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि ढांचागत सुविधाएं होना आवश्यक है, तभी उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। लोगों की सुविधाएं न्यूनतम मूल्य पर ही उपलब्ध करानी चाहिए, यानी लोगों के सुविधा के अनुसार जो भी सामान है उसको कम दर पे ही उपलब्ध करानी चाहिए। और जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसका उत्पादन और विक्रय में सरकारी सहायता के द्वारा अनुदान दिया जाना चाहिए। अधिकतम सामाजिक कल्याण के उद्देश्य को रखकर बहुत सारी योजनाएं बनानी चाहिए ताकि उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल सके और श्रमिकों को अच्छी कार्य सुविधा मिले, अर्थात काम करने वाले जो मजदूर हैं उनको सुविधाएं अच्छी मिले, अच्छा वेतन मिले, तो ये होना चाहिए। इसके बाद 10वां प्रश्न है कि छिपी हुई बेरोजगारी क्या है? ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में इसका एक एक उदाहरण दीजिए। जब लोग प्रत्यक्ष रूप से कार्यरत होते हैं परंतु वास्तव में बेरोजगार होते हैं, यानी कहने का मतलब है कि लोगों के पास काम जरूर है लेकिन उस काम से उतना आय नहीं हो पाता है जिससे वो अपना जीवन यापन चला पाएँ। अर्थात मुख्य तौर पे हम कह सकते हैं कि वास्तव रूप में लोग बेरोजगार ही रहते हैं। अर्थात एक ही काम में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे होते हैं, उससे प्रच्छन्न बेरोजगार कहते हैं। यानी काम है एक ही और एक ही काम को करने में ज़रूरत से ज़्यादा लोग लगे हुए हैं। अर्थात जैसे मान लीजिए कि 5 लोगों को ये काम सौंपा गया है, यानी 5 लोगों के लिए ये काम है और उसमें अगर 15-20 लोग आ जाएं तो क्या होगा। उदाहरण अगर हम लें तो ग्रामीण क्षेत्र में 4 व्यक्तियों की आवश्यकता वाले खेत में परिवार के अधिक व्यक्ति लगे हुए हैं, यानी उस खेत में 4 ही लोगों की आवश्यकता है लेकिन उस परिवार से अधिक लोग लगे हुए हैं। शहरी क्षेत्र में दुकान पर 2 लोगों की आवश्यकता है लेकिन 2 लोगों के स्थान पर अगर 3 व्यक्ति काम कर रहे हों। शहरी क्षेत्र में एक व्यक्ति के पास कपड़े की एक छोटी सी दुकान है, उसमें 1 व्यक्ति की ज़रूरत है परंतु वहाँ 2 लोग काम कर रहे हों। यानी इस प्रकार से जो है ये छिपी हुई बेरोजगारी है जहाँ पर काम कम है और अधिक लोग कार्य कर रहे होते हैं, तो ये छिपी बेरोजगारी के अंतर्गत आता है। यानी इस प्रकार का ये सारा प्रश्न था, 1 अंक वाला प्रश्न, 3 और 5 अंक वाले प्रश्न। और देखिए ये जितना भी प्रश्नों का उत्तर है ये सभी पॉइंट बाय पॉइंट दिया गया है, तो आप अगर इसी तरह से एग्ज़ाम में
पॉइंट बाय पॉइंट आंसर लिखते हैं, पॉइंट बाय पॉइंट अगर उत्तर लिखते हैं तो इससे क्या होता है ना कि अच्छा लगता है और थोड़ा सा स्टैंडर्ड भी लगता है, कॉपी भी साफ़ सुथरा रहता है। और ऐसा नहीं है कि अगर आपसे लिमिट मतलब 1 अंक में कर है तो आप उसको आधा पेज में भर देंगे तो आपको लगेगा कि हमें ज़्यादा मार्क्स आएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी कॉपी चेक करने वाले शिक्षक होते हैं वो देखते हैं कि बच्चा जो क्वेश्चन पूछ रहा है उस क्वेश्चन के अनुसार सही से लिखा है कि नहीं लिखा है, यानी जो क्वेश्चन का व्यू है, जो उसका भाव है, उसी के आधार पे उत्तर दिया है कि नहीं दिया है। ये लोगों का एक वहम होता है कि अगर 40 शब्द में कह रहा है उत्तर देने के लिए तो हम अगर 100 शब्द या 150 शब्द में लिख देंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मार्क्स आएगा। ऐसा कुछ नहीं है, आप तरीका से दीजिए। 40 में कर रहा है तो आप 40, 50 या 60 में दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। और वो भी अगर आप इस तरह से पॉइंट बाय पॉइंट, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया हुआ है उत्तर, अगर इस तरह से नंबरिंग करके उत्तर देते हैं तो ये क्या होता है कि सीमित शब्दों में आपको लिखना भी रहेगा और दिखने में भी अच्छा लगता है। और कॉपी जो चेक करते हैं वो मतलब उन पर एक खास प्रकार का छाप छूटता है, उनको लगता है कि नहीं बच्चा में क्वालिटी है, और वो जब मार्किंग स्कीम करते हैं तो सही तरीके से मार्किंग स्कीम करते हैं। तो इसी के साथ हमारा वीडियो ख़त्म होता है और नेक्स्ट इकोनॉमिक्स का चैप्टर 3 होगा और जल्द ही मैं उस वीडियो को आप सभी के सामने प्रस्तुत करूंगा। और एक बार मैं फिर आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।